Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students start करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 दैट इज रिएक्शन काइनेटिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि हम काइनेटिक्स को केमिस्ट्री के अंदर क्यों डिस्कस करते हैं और असल में ये काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स है क्या। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने जिस तरह से मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टडीज़ ऑफ केमिस्ट्रीज एक्सप्लोर किया है, लाइक स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया थर्मोकेमिस्ट्री को, देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया स्टोइक्योमेट्री को। तो स्टूडेंट्स वो आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम स्टोइक्योमेट्री में ये डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि आपस में रिएक्ट करने चाहिए वो कितनी प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऐसी है जो कि इस चीज़ पर आपको फोकस करा रही होती है या ये चीज़ हम उसमें स्टडी कर रहे होते हैं या उसको अंडर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितनी जल्दी आपके रिएक्शंस आपस में रिएक्ट करके कितनी जल्दी कंसेक्टिवली प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपको नॉलेज देती है रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन और उन फैक्टर्स के ऊपर आपको नॉलेज देती है या हम उसको मिलकर एक्सप्लोर करते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं आपके स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। यानी कि स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस स्टडी को जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है जिसके थ्रू हम ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन कितनी जल्दी या कितनी देर से प्रोसीड करेगा उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। Chemical kinetics is the study of the rates of chemical reaction and the factors that affect the rate of chemical reactions is known as kinetics और केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि स्टूडेंट्स हम जनरली बात कर रहे होंगे स्पीड के बारे में कि कैसे रिएक्शन आपका प्रोसीड कर रहा है, थ्रू आउट द रिएक्शन फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है, और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एट द एंड प्रोडक्ट कितनी जल्दी जनरेट हुई या कितनी देर से जनरेट हुई। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये देख रहे होते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है और हम इसमें पर्टिकुलरली स्टडी क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमने किन पैरामीटर्स की बेस पे केमिकल काइनेटिक्स को या रिएक्शन काइनेटिक्स को हमने डिस्कस करना है या मज़ीद एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं, एक टर्म है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर कितनी स्पीड से आपके पर्टिकुलरली रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं या कितनी स्टूडेंट्स टाइम में आपके प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो रही है फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स हम इक्वेशन की दोनों साइड से डील कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि हमने टाइम को एज अ रेफरेंस लेना है कि कितनी देर में आपके रिएक्टेंट्स या तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं या कितनी देर में आपका प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है फ्रॉम दैट ऑफ योर रिएक्टेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रही है नाइट्रोजन और वाटर। अब स्टूडेंट्स इस केस में क्या हो रहा है कि हम इसमें ये देख रहे होंगे कि कितनी स्पीड से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन जनरेट कर रहा है एज अ रिजल्ट। यानी कि स्टूडेंट्स हमने इसकी पर्टिकुलरली टाइम इंटरवल के अंदर स्पीड देखनी है रिएक्शन की कि आपके पास रिएक्टेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या आपके पास प्रोडक्ट कैसे अक्यूमुलेट हो रही है। अब स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर हमारे पास टर्म है ये स्पीड से रिलेटेड है, यानी कि रेट से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स इसके पर्टिकुलर आपके पास यूनिट्स होंगे जिसको हम कहते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स आगे हम इसको इक्वेशंस में कैसे इंटरप्रेट करते हैं या इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ग्राफ देख लेते हैं जिसको स्टूडेंट्स हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का जब हम स्टडी कर रहे थे तब भी डिस्कस किया था। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ है ये आपका चेंज इन कंसंट्रेशन का अगेंस्ट टाइम प्लॉटेड है। अब इस ग्राफ में स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह की स्लोप्स हैं या दो तरह के कर्व्स हैं। एक कर्व स्टूडेंट्स आपको बता रहा है कि कैसे आपका रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम कैसे डिक्रीज हो रही है हम ये देख सकते हैं। और स्टूडेंट दूसरे कर्व हमें ये बता रहा है कि कैसे विद टाइम आपका प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता अक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स मज़ीद हम इसको जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है स्टूडेंट्स कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाली हूँ एक और टर्म, फिर हम उसको कंपैरिजन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैंने डिफाइन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देन स्टूडेंट्स मैं बताऊंगी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान का जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कि उसकी जो एवरेज होती है वो आपका कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स हमने अगर एक रिएक्शन कैरी आउट किया फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 10 मिनट्स, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि अगर मैं फ्रॉम सेकेंड मिनट टू 5th मिनट ये देखना चाह रही हूँ कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से था, यानी कि मैं उन दोनों रेट्स की एवरेज निकाल लूँगी, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है जो कि आपकी कंसेप्चुअल बेसिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे आपस में चेंज हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो एट द स्टार्ट यानी कि एट इनिशियल फेजेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा होता है, क्योंकि आपके रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स एट द स्टार्ट आपका ये जो रिएक्शन होता है या रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स जब मैं ये कहती हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी मूवमेंट, तो मेरे कहने का मतलब ये भी होगा कि एट द स्टार्ट किसी भी मोमेंट किसी भी इंस्टेंट पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट आपके पास वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट अक्यूमुलेट होती चली जाएगी, तो आपके पास जो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता चला जाएगा। एक तो ये बात होगी स्टूडेंट्स। अब आपके पास स्टूडेंट्स हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर मैं किसी दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान प्लॉट करूंगी एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्टेंट, तो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स वो आपके पास जो वैल्यू एज अ एवरेज आ रही होगी, यानी कि आपके पास एक वैल्यू ज़्यादा है एक कम है दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान, तो स्टूडेंट्स आपके पास जब एवरेज आएगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास इनिशियल फेजेस के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी एज compared to that of average rate of reaction। बट स्टूडेंट्स जब आपके पास एक प्रोडक्ट की खास कंसंट्रेशन अक्यूमुलेट हो चुकी है उस टाइम पे द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट विल बी लोअर देन दैट ऑफ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ आना चाहिए था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम रिएक्शन रेट को एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर किस तरह से स्टूडेंट्स हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके पास जो चेंज है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं दो स्पेसिफिक इंटरवल्स के दरमियान। अब स्टूडेंट्स वो टाइम इंटरवल्स भी हो सकता है, वो डिस्टेंस के दरमियान डिफरेंस भी हो सकता है, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब हम बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे होते हैं तो हम इसके लिए लिखते हैं डी। अब स्टूडेंट्स द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ बी इंक्रीजेज एज टाइम पासिस फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, जो कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि रिएक्टेंट ए आपके पास प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम रिएक्शन रेट कैसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक्सप्रेशन के लिए रिएक्शन रेट के एक्सप्रेशन के लिए दो बातें याद रखेंगे। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि आप रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपने जब रिएक्टेंट के लिए आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो इट विल बी द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, यानी कि स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे नेगेटिव चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी कि डेल ए बाय डेल टी, यानी कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो आप पॉजिटिव साइन के लिए लिखेंगे, यानी कि प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स इसलिए हम लिख रहे होते हैं क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट के साथ पर्टिकुलरली लिख रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती चली जा रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, वो इसलिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट अक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक और बात याद रखेंगे कि आप जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो आप ज़्यादातर पॉजिटिव वैल्यूज़ में ही लिखते हैं, नेगेटिव में नहीं लिख रहे होते, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो गोल होता है वो आपकी प्रोडक्ट होती है जो कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर जनरेट हो रही होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम रेट लॉ डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो रेट लॉ होता है वो आपके पास होता है द इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्शन इज यूनिटी इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि आप रेट लॉ किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। अब वो रेट लॉ स्टूडेंट्स आप कैसे लिखते हैं कि रेट इज, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब मैं रेट लॉ लिखूंगी तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ए, रिएक्टेंट ए और
प्रोडक्ट बी, यानी कि मैं दोनों के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है जो कि आपको बता रहा होता है कि आपकी जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरह से रेट पे डिपेंडेंट है, वो स्टूडेंट्स आपके पास कहलाता है रेट लॉ। इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है। थैंक यू।